रचित जैन हमारे साथ है, सर विजय चोपड़ा भी हैं जो आपके सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। इन स्टॉक्स पर उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है इस शो में। विजय, मैं आपके कमेंट्स देना चाहती हूँ रेलवे स्टॉक्स पर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जब रेलवे स्टॉक्स में काफी एक्यूमुलेशन होता है और उसका रिफ्लेक्शन आज दिखा भी है। टेक्स मैको रेल हो, कालिंदी रेल हो या फिर टीटागढ़ वैगन क्यों ना हो, अभी अप्रोच आपके लिहाज से क्या रखनी चाहिए स्टॉक्स को लेकर? देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं सीजनल होते हैं। जैसे पेंट स्टॉक्स यदि आपको लेने हैं तो जुलाई अगस्त में बहुत अच्छा टाइम होता है। चीनी स्टॉक्स को जुलाई अगस्त में लेने का टाइम अच्छा होता है। और ऐसे ही रेलवे स्टॉक्स को यदि लेना है तो आप नवंबर दिसंबर से एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। और रेलवे बजट की एंटिसिपेशन में हमेशा हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा अपमूव देखने को मिलता है इन स्टॉक्स में। और कई बार कोई अच्छी खबर आ भी जाती है रेल बजट में तो नो डाउट बहुत मेजर अपमूव इसमें देखने को मिलता है। तो रेलवे बजट की एंटिसिपेशन में डेफिनेटली इन स्टॉक्स में हरकत रहेगी। मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीनों में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और जो पॉजिटिव खबरें आती है मुझे लगता है कि सारे स्टॉक्स पॉजिटिवली ही उस पर रिएक्ट करेंगे। जी बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश है छिंदवाड़ा से। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार मैडम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मेरा सवाल है SBI 251 के रेट पे दिया हुआ है जी, 200 शेयर है जी, और आइडिया है 107 रुपए का। ओके, 100 शेयर है तो मैं 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ। क्या 6 महीने में टारगेट कुछ नया मिलेगा? ऑल राइट, आपको राय दिलवा देते हैं। रचित, यहाँ पर आपसे राय जानना चाहेंगे। एक तो PSU बैंकिंग स्पेस में से लार्जेस्ट बैंक में यहाँ पर इन्होंने निवेश किया हुआ है। 200 शेयर्स हैं SBI के 251 के लेवल्स पे और टेलीकॉम स्पेस में से आइडिया में ये निवेश कर चुके हैं। दोनों पर ही 6 महीने का नजरिया है। आप इनको क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? जी, स्पेसिफिकली पहले PSU बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक जी रचित जी, सवाल मेरे लिए रहा? जी हाँ बिल्कुल, बताइए। जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एक लार्ज कैप स्टॉक्स में PSUs में एक पॉजिटिव बायसनेस रहेगी आने वाले दिनों में। तो प्रोबेबली पोजीशन वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। ऊपर के स्तरों पे देखें तो 257 258 के आसपास रेजिस्टेंस एरिया है। तो प्रोबेबली अगर उनकी ये ट्रेडिंग पोजीशन है तो 257 58 का वेट करें और वो लेवल्स आने पे एक बार मुनाफा वसूली वहां पे कर सकते हैं। सेकेंडली जो इनका सवाल था आइडिया पे, प्रोबेबली अगर 6 महीने के व्यू से अगर हम टेलीकॉम सेक्टर में ओवरऑल बात करें तो लगता है कि भारतीय एयरटेल एक बेटर इन्वेस्टमेंट या बेटर ट्रेडिंग बेट शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है आइडिया के कंपैरेटिवली। तो उनके लिए यही सलाह रहेगी तो कि भारतीय एयरटेल में आइडिया की पोजीशन से एक बार निकल के भारतीय एयरटेल में स्विच कर सकते हैं। भारतीय में आने वाले दिनों में एक आउट परफॉर्मेंस रह सकता है और अपसाइड में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो प्रोबेबली स्टेट बैंक होल्ड करे और आइडिया में से एग्जिट लेके भारतीय में निवेश करे, यही सलाह बन रही है फिलहाल। जी, अगले कॉलर से बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले एक बार इन्फोसिस को देख लेते हैं। इन्फोसिस 3.25% नीचे भी ट्रेड कर रहा है। सुबह से ही दबाव में है और अब जो दबाव है वो और एक्सटेंड हुआ है। 3.25% नीचे दिन के निचले स्तरों पर 33 रुपए की कमजोरी देखी जा रही है। इनफैक्ट अपने 4 मंथ्स के लोस पर भी अब ट्रेड कर रहा है और बीते 2 हफ्ते ऐसे रहे हैं जब हमने कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर इन्फोसिस में डेवलप होते हुए देखा है। काफी सारे कंसर्न्स रहे भी हैं। पहले तो जो मैनेजमेंट की ओर से ही सेकेंड हाफ को लेकर मार्जिन की वार्निंग लेकर आई, उसने भी थोड़ा माहौल नेगेटिव किया। इसके अलावा H1B वीजा नॉर्म्स जो है वो थोड़े और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। यूरोप में जिस तरह से जो पेरिस में जो ब्लास्ट हुए उसका भी एक इम्पैक्ट यूरोपियन रेवेन्यूज पर पड़ सकता है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस खबर का भी कहीं ना कहीं IT स्टॉक्स पर मैं देखा। तो इन्फोसिस प्रिसाइसली बीते 2 वीक से काफी कमजोर है और अभी भी 33 रुपए की कमजोरी से दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। हेमेंद्र हमारे साथ मौजूद है बड़ौदा से। हेमेंद्र नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। बोलिए। मैंने पहले 100 सेल लिए थे 145 में, फिर मैंने उसको 2 बार सेल किया। एक बार 215 पे सेल किया था और एक बार 175 पे सेल कर दिया था। फिर मैंने वापस अभी लिया था उसको 165 पे। वैसे तो मैं प्रॉफिट में हूँ तो अभी मैं उसके राइट जानना चाहता हूँ। जी, काफी स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है। PSU बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपने अच्छे गेन्स लिए भी हैं। ये सही स्ट्रेटेजी है। लेकिन अभी मौजूदा निवेश को लेकर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पर आपको एक्सपर्ट कमेंट मैं ऐसे तो 2-3 साल उसमें रहना ही चाहता हूँ क्योंकि मैंने कभी लॉस ही नहीं किया है BOB में, इसलिए मैं इसको रखना ही चाहता हूँ। जी, चलिए इसके लिए कांग्रेट्स आपको कि आपने कभी लॉसेस नहीं
अर्न किए हैं, बल्कि अच्छा मुनाफा ही आपको हमेशा हुआ है। इस बार आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बीते 2 निवेश के कंपैरिजन में, आपको बता देते हैं। विजय, क्या सलाह आप इनको देंगे? पहले 2 बार ये लोअर लेवल्स पे इन्वेस्ट करके 200 प्लस लेवल्स पर एग्जिट कर चुके हैं, प्रॉफिट्स उन्होंने फेच किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। अभी भी जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 160 के आसपास का है, अभी 171 पर ट्रेड करा। इनकी परचेजिंग प्राइस है तो अभी भी ऊपर है, लेकिन क्या अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए? क्या शॉर्ट टर्म में प्रिसाइसली आप बैंकिंग स्टॉक में मोमेंटम देख रहे हैं? देखिए, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा विज़िवी एसबीआई बात करें तो एनी डे मैं एसबीआई को पिक करूंगा, क्योंकि एसबीआई नो डाउट सबसे बड़ा दिग्गज बैंक है सरकारी क्षेत्र में, और जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसका पहला डायरेक्ट बेनिफिशियरी एसबीआई है। चाहे आप जनधन योजना बोलें, चाहे आप रूरल बैंकिंग में जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं उसको लेके बात करें, तो सबसे बड़ा बैंक और सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे बड़ा रीच एसबीआई का है, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी एसबीआई होगा, नंबर 1। नंबर 2, बैंक ऑफ बड़ौदा में नो डाउट थोड़ा सा मोमेंटम हो सकता है, मुझे लगता है कि ये 180-185 के स्तर पे जा सकता है, वहां पर आप बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए। और अगर आप सरकारी क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो बेहतर है कि एसबीआई में रहें, क्योंकि वहां पे आपको बहुत बेहतर और बहुत फास्ट रिटर्न मिलेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। जो आपका दूसरा सवाल है मैडम की, आपने कहा कि सरकारी बैंकों में आपका क्या व्यू है, तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप निवेश करें तो कोशिश करें कि फ्रंटलाइन शेयर्स में निवेश करें, तो एसबीआई नो डाउट इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कांतिलाल जी से बातचीत कर लेते हैं। कांतिलाल जी नमस्कार। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। तो ये क्वालिटी डेयरी है मेरे पास जी, 1215 शेयर 200 का भाव में है, बहुत नुकसान में हूँ, क्या करना चाहिए? आपने ये कब लिया था? ये तो 2 साल हो गए मैडम। 2 साल से आप ऑलरेडी वेट कर चुके हैं। हाँ, एक डॉल्फिन ऑफशोर करके है जी, तो वो भी, उसका भी थोड़ा मालूमात हो तो अच्छा है। कौन सा शेयर बोला आपने? डॉल्फिन ऑफशोर। डॉल्फिन ऑफशोर। ऑल राइट, दोनों पर ही आपको राय जरूर दिलवाएंगे। रचित, यहाँ पर सवाल आपसे होगा, क्वालिटी डेयरी ऑलरेडी काफी नुकसान में है और साथ ही साथ डॉल्फिन ऑफशोर, स्पेशली जिस तरीके का क्रूड का बिहेवियर रहा है पिछले कुछ सेशंस में, ऑफशोर स्पेस में हमने एक मोमेंटम जरूर देखा है, तो डॉल्फिन ऑफशोर पर आपकी सलाह क्या होगी? और क्योंकि क्वालिटी में इनका काफी नुकसान हो चुका है, अभी ऑलरेडी 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, दोनों पर ही आप इनको क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? क्वालिटी डेयरी की पहले बात करें तो एक हमने देखा था कि 2011 में एक अच्छी खासी सेलिंग ये स्टॉक में आई थी, और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद कंसोलिडेट होने के बाद ये पुल बैक मूव आया है। तो प्रोबेबली जो भी मेजर रिटेल क्लाइंट्स वगैरह ऊपर के स्तर पर इस भाव में फंसे हुए, पॉसिबिलिटी के हर उछाल पर उनकी बिकवाली आएगी और ये स्टॉक फिर से हर हायर लेवल्स पे दबाव में रहेगा। तो प्रोबेबली ऐसा स्टॉक नहीं है कि जहाँ लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा यहाँ पे बनेगा, ऐसा कुछ यहाँ फिलहाल तो नहीं लग रहा है। तो प्रोबेबली ये स्टॉक में से एग्जिट करके दूसरे को लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की इनको सलाह रहेगी। तो एक क्वालिटी डेयरी अच्छे रेजिस्टेंस पर वही है, 110-111 रेजिस्टेंस था जहाँ से फिर से नीचे आ रहा है, तो इनमें क्वालिटी डेयरी में से एग्जिट लेने की इनको फिलहाल करंट लेवल्स ऊपर एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। इसके अलावा डॉल्फिन ऑफशोर देखें तो ये स्टॉक में भी कोई मेजर अपट्रेंड यहाँ से रिज्यूम होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल देखा तो 90 रुपये के आसपास है, तो आने वाले दिनों में आपको पॉसिबल है कि ये फिर से एक बार 90 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल यहाँ से अगर वीकली मंथली चार्ट्स को लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देखें तो ऐसा कुछ रिवर्सल साइंस वगैरह फिलहाल नहीं है, तो डाउन ट्रेंड में है ये स्टॉक भी, तो इन स्टॉक में से भी एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और इनफैक्ट उनको सलाह यही रहेगी कि ये मिड कैप स्मॉल कैप्स ऐसे शेयर्स में से एग्जिट करके अभी जो लार्ज कैप कुछ स्टॉक्स है जो काफ़ी अच्छे लेवल्स पर मिल रहे हैं, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेटर रिटर्न्स आने वाले टाइम में बन सकता है। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमके गर्ग हैं फतेहाबाद से। मिस्टर गर्ग नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार मैडम, जो है कैडिला हेल्थ केयर के 435 में 800 शेयर खरीदे हैं जी। 435 रुपए के भाव पर आपने खरीदे शेयर। शॉर्ट टर्म का नजरिया है जी, 15-20 दिन का। स्टॉप लॉस क्या लगावा ये पूछ के बता दो। विजय जी से। ठीक है विजय, क्या सलाह रहेगी आपकी? कैडिला पर 435 पर इन्होंने खरीदा है
शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदा है, 407 पर अभी ट्रेड कर रहा है, इनको नुकसान हो रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं इस कंपनी के साथ भी, काफी सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि अभी भी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है यूएस एफडीए में। लेकिन नियर टर्म में हमने देखा है बीते 3-4 सेशंस में स्टॉक में प्रेशर देखे गए हैं। एक नेगेटिव न्यूज फ्लो भी आया था कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के लॉन्च डेट भी कंपनी ने मिस किया, जिसके बाद हमने बीते 3 सेशंस में एक प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आते हुए देखी है। लेकिन अप्रोच शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए, क्योंकि ये महज 15 से 20 दिन रुक सकते हैं। 407 पर अभी ट्रेड कर रहा है, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक पे प्रेशर रह सकता है। अगर काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, डॉक्टर रेड्डीज अगर आप लें या कैडिला लें, तो इन पे हमने खास करके प्रेशर देखा है। पास में लुपिन में भी देखा, लुपिन हालांकि आज तेज है। कारण प्राइमरली आपने मेंशन किया ही है कि जो इनका एक ड्रग लॉन्च था वो डिले हो गया है, और काफ़ी सारे अभी जो ANDAs इन्होंने फाइल किए हुए हैं और यूएस एफडीए की तरफ से इंतजार कर रहे हैं ये कि इनको अप्रूवल मिले, और अप्रूवल मिल जाता है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कैडिला की, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन इंडिया एज वेल। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत अच्छी है। अगर आप इंटरनेशनल सेल्स की बात करें तो वहां पर थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। और रिसेंटली हमने ये देखा है पिछले 2-3 सालों में, चाहे वॉकहार्ट फार्मा लें, चाहे डॉक्टर रेड्डीज लें, सन फार्मा लें, यूएस एफडीए का स्टैंस काफी स्ट्रांग हो गया है। तो इसको चलते हुए अगर हमने देखा है कि कोई रिपोर्ट आ जाती है किसी प्लांट के खिलाफ तो बहुत मेजर डैमेज देखने को मिलता है। डॉक्टर रेड्डीज मोटा करीब 1000 रुपए के ऊपर क्रैक कर चुका है, जो कि एक दिग्गज कंपनी है फार्मा स्पेस में। बट फिर भी मैं कहूंगा कि इन सारी कंपनीज की एक अपनी एडवांटेज है, एक अपना मार्केट है, एक अपना निश है जो उन्होंने क्रिएट किया है इंटरनेशनली भी और इंडिया में भी। और थोड़े बहुत नीजक रिएक्शंस हो सकते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में दिखेंगे। 15 दिन में कहना बहुत कठिन है कि इनका भाव आएगा कि नहीं आएगा, मगर अगर ये 6 महीने के पर्सपेक्टिव से होल्ड करते हैं, साल भर के पर्सपेक्टिव से होल्ड करते हैं, संभवतः आपको ये 500 के पार भी दिखेगा। तो अगेन जब मार्केट भी थोड़ा नर्वस सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसके चलते हुए हमने कैडिला में भी नर्वसनेस देखी है स्टॉक में। तो शॉर्ट टर्म पेन कुड बी देयर, बट लॉन्ग टर्म आई थिंक द कंपनी इज केपेबल इनफ टू रिकूप बैक। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और संदीप से बातचीत कर लेते हैं। अमृतसर से इन्होंने कॉल किया है हमें। नमस्कार संदीप जी। हाँ नमस्कार मैम जी, बताइए। मैम मैंने जेके शेयर खरीदा है 108 रुपए के दाव पर। ओके, तो ये मेरा मार्च तक का होरिजन है टाइम पीरियड जी, इसमें मैं क्या करूं? ऑल राइट, आपको सलाह दिला देते हैं। सलाह लेंगे साक्षी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अभी कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हुई थी और एक बड़ा डिसीजन अब सामने आया है। कैबिनेट ने 4.5 रुपए प्रति क्विंटल